आज के मुख्य समाचार। शिवसेना नेता संजय राउत धन शोधन मामले में ईडी के सामने पेश हुए। शिवसेना भवन से ठाकरे ने एकनाथ शिंदे वाली सरकार से मेट्रो कार शेड आरे नहीं बनाने की अपील। भारत की बर्बादी तक जारी रहेगी हमारी जंग, भाजपा के बड़े नेता का बयान। शिवसेना में यह चौथा विद्रोह हुआ। पहला विद्रोह की शुरुआत छगन भुजबल ने की थी। मुंबई, शिवसेना नेता संजय राउत शुक्रवार को धन शोधन के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए यहां प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश हुए। राउत सुबह करीब 11:30 बजे दक्षिण मुंबई में बलाड एस्टेट में स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी और बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। ईडी कार्यालय तक जाने वाली सड़कों पर अवरोधक लगाए गए थे। शिवसेना सांसद के ईडी कार्यालय में पहुंचने पर उन्हें गले में भगवा मफलर पहने हुए देखा गया और उन्होंने अपने वकील के साथ कार्यालय में प्रवेश करने से पहले हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया। अंदर जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा, मैं जांच में एजेंसी के साथ सहयोग करूंगा। उसने मुझे सम्मन भेजा था, वे मुझसे कुछ सूचना चाहते हैं और संसद सदस्य, जिम्मेदार नागरिक एवं एक राजनीतिक दल का नेता होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उनके साथ सहयोग करूं। उन्होंने कहा कि वह निर्भीक और निडर हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह राजनीति से प्रेरित मामला है, इस पर राउत ने कहा, हमें बाद में यह पता चलेगा। मुझे लगता है मैं ऐसी एजेंसी के समक्ष पेश हो रहा हूँ जो निष्पक्ष है और मेरा उन पर पूरा भरोसा है। इससे पहले शिवसेना नेता ने ट्वीट किया था, मैं आज अपराह्न 12 बजे ईडी के समक्ष पेश होऊंगा। मुझे जारी किए गए सम्मन का मैं सम्मान करता हूं और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना मेरा कर्तव्य है। मैं शिवसेना कार्यकर्ताओं से ईडी कार्यालय में एकत्रित नहीं होने की अपील करता हूं। चिंता मत करिए। ईडी ने मुंबई की एक चौल के पुनः विकास और राउत की पत्नी तथा दोस्तों से संबंधित वित्तीय लेनदेन से जुड़ी धन शोधन की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए राज्यसभा सदस्य को सम्मन भेजा था। एजेंसी ने राउत को 28 जून को सम्मन भेजा था। हालांकि राउत ने ईडी के समन को उन्हें पार्टी के विधायकों की बगावत के मद्देनजर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से लेने से रोकने की साजिश बताया था और कहा था कि वो मंगलवार को एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें अलीबाग में एक बैठक में भाग लेना है। इसके बाद ईडी ने नया सम्मन जारी करते हुए उन्हें शुक्रवार को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा था। मुंबई के दादर में पार्टी मुख्यालय शिवसेना भवन में ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार से आरे कॉलोनी में मेट्रो-3 कार शेड परियोजना के साथ आगे नहीं बढ़ने की भी अपील की। बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य प्रशासन को कॉन्जूर मार्ग के बजाय आरे कॉलोनी में मेट्रो-3 कार शेड बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रस्तावित कार शेड स्थल को आरे कॉलोनी से कॉन्जूर मार्ग में स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन यह फैसला कानूनी विवाद में फंस गया था। ठाकरे ने बीजेपी से पूछा कि उसने पहले क्यों इनकार किया कि 2.5 साल पहले बारी बारी से मुख्यमंत्री पद लिए जाने के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मानती तो सत्ता परिवर्तन शालीनता और गरिमापूर्ण ढंग से होता। उद्धव ठाकरे ने यह भी पूछा कि बीजेपी को इससे क्या हासिल हुआ जब उसके पास बाकी कार्यकाल के लिए भी अपना मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने कहा, जिस तरह से यह शिंदे सरकार बनी और जिन्होंने बीजेपी यह सरकार बनाई। उन्होंने कहा है कि एक तथाकथित शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगर मेरे और अमित शाह के बीच तय हुई बातों के अनुसार सब कुछ होता तो सत्ता परिवर्तन बेहतर ढंग से होता और मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता या महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन नहीं बनता। मुंबई के दादर में पार्टी मुख्यालय शिवसेना भवन में ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार से आरे कॉलोनी में मेट्रो-3 कार शेड परियोजना के साथ आगे नहीं बढ़ने की भी अपील की। बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य प्रशासन को कॉन्जूर मार्ग के बजाय आरे कॉलोनी में मेट्रो-3 कार शेड बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रस्तावित कार शेड स्थल को आरे कॉलोनी से कॉन्जूर मार्ग में स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन यह फैसला कानूनी विवाद में फंस गया था। ठाकरे ने बीजेपी से पूछा कि उसने पहले क्यों इनकार किया कि 2.5 साल पहले बारी बारी से मुख्यमंत्री पद लिए जाने के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ था।
उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मानती तो सत्ता परिवर्तन शालीनता और गरिमापूर्ण ढंग से होता। उद्धव ठाकरे ने यह भी पूछा कि बीजेपी को इससे क्या हासिल हुआ जब उसके पास बाकी कार्यकाल के लिए भी अपना मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने कहा, जिस तरह से यह शिंदे सरकार बनी और जिन्होंने बीजेपी यह सरकार बनाई ... उन्होंने कहा है कि एक तथाकथित शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगर मेरे और अमित शाह के बीच तय हुई बातों के अनुसार सब कुछ होता तो सत्ता परिवर्तन बेहतर ढंग से होता और मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता या महाविकास आघाड़ी एनडीए गठबंधन नहीं बनता। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं हैं। फडणवीस ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बृहस्पतिवार का शाम घोषणा की थी कि शिंदे राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। ठाकरे ने कहा, जिन लोगों ने 2.5 साल पहले अपना वादा पूरा नहीं किया और शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपकर ... वे एक बार फिर से शिंदे को शिवसेना का मुख्यमंत्री बताकर शिवसैनिकों के बीच संशय पैदा किया जा रहा है। वो शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं हैं। शिवसेना को अलग रखने से शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। ठाकरे ने बीजेपी से यह भी कहा कि वो मुंबई को इस तरह धोखा न दे जैसे कि उसने उन्हें धोखा दिया था। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र की नई सरकार द्वारा मेट्रो कार शेड को मुंबई के कंजूर मार्ग से आरे कॉलोनी में ले जाने संबंधी कदम से दुखी हैं। उन्होंने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप मुझ पर नाराज हैं तो इसे जाहिर करो, लेकिन मुंबई के दिल में छुरा मत मारो। मैं बहुत परेशान हूँ कि आरे संबंधी फैसले को उलट दिया गया है। यह निजी संपत्ति नहीं है। ठाकरे ने कहा, मैंने निर्णय पर रोक लगा दी थी। मैंने कंजूर मार्ग का विकल्प दिया है। मैं पर्यावरण और पर्यावरणविदों के साथ हूँ। भ्रम होने पर किसी भी कार्य से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं बताना चाहता हूँ कि मेट्रो कार शेड परियोजना आरे में नहीं बल्कि कंजूर मार्ग में है। कंजूर मार्ग कोई निजी भूखंड नहीं है। मैं पर्यावरणविदों के साथ हूँ और आरे को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। उस जंगल में वन्यजीव मौजूद हैं। ठाकरे ने अपनी पार्टी में बगावत को लोकतंत्र का मजाक और लोगों के वोट की बर्बादी बताया। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए ठाकरे ने जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार राइट टू रिकॉल पर जोर दिया। ग्वालियर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का उदयपुर में हुई घटना को लेकर दर्द सामने आया है। ग्वालियर में मातृशक्ति एवं व्यापारी वर्ग के समारोह के चलते उन्होंने कहा कि राजस्थान में वह टेलर की हत्या नहीं हुई थी बल्कि हिंदू की हत्या का ट्रेलर था। तालिबानी पद्धति कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल के पश्चात अब राजस्थान आ पहुंची है। यह तुष्टीकरण की सियासत का नतीजा है। जेएनयू में जब नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो उनके समर्थन में सबसे पहले मिलने राहुल गांधी पहुंचे थे, केजरीवाल पहुंचे थे। वो तुष्टीकरण की राजनीति थी। वो बोलते हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तथा हमारी पार्टी और हम बोलते हैं हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। इसके साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप व्यापारी हो, कश्मीर में जमा जमाया व्यापार तालिबानी पद्धति तुष्टीकरण के कारण छोड़कर आए, कमोबेश वही स्थिति अब पश्चिम बंगाल, केरल के बाद राजस्थान आ पहुंची है। आप व्यापारी हो, दूरदर्शिता रखते हो, खुद सोचिए। वही मातृशक्ति पर बोलते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब हमारी बहन कंगना राणावत का घर टूट रहा था, उस समय हमारी बहन कंगना राणावत ने कहा था कि उद्धव, आज मेरा घर टूट रहा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा, तथा आज हाल आपके सामने है। मुंबई, शिवसेना में यह चौथा विद्रोह हुआ है। सबसे पहला विद्रोह छगन भुजबल ने किया था, जो कि शुरुआती शिवसैनिक थे। 1991 में शिवसेना से अलग होकर वो कांग्रेस में चले गए थे। दूसरा विद्रोह जुलाई 2005 में नारायण राणे ने किया, जो शिवसेना की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तीसरी बार शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के घर से ही अलगाव हुआ। नवंबर 2005 में ही बाल ठाकरे के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर उभरे राज ठाकरे ने अपनी अलग राह चुनी। अब ये चौथा विद्रोह एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के ही 2/3 विधायकों ने किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आखिरकार उनके नेता उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। किसी राजनीतिक दल में विद्रोह होना कोई नई बात नहीं है। हर राजनीतिक दल में विद्रोह होता रहा है, लेकिन शिवसेना में जैसा विद्रोह आज हुआ है, वैसा करीब 53 साल पहले सिर्फ कांग्रेस में ही हुआ था। हालांकि उसे विद्रोह से ज्यादा बंटवारे के रूप में याद किया जाता है।
यह बात और है कि उस बंटवारे के बाद मूल कांग्रेस ही खत्म होती चली गई और मूल से अलग हुई इंदिरा कांग्रेस ही भारतीय राजनीति पर स्थापित हो गई। लेकिन शिवसेना का मौजूदा विद्रोह अतीत के तमाम विद्रोहों से बुनियादी रूप से अलग है। अतीत में हुए विद्रोहों का आधार व्यक्तिगत के टकराव और निजी असंतोष रहे, लेकिन मौजूदा विद्रोह संगठन की मूल वैचारिकता को बचाए और बनाए रखने के मुद्दे पर रहा। शिवसेना की पहचान और उसकी पूरी विकास यात्रा अक्खड़ हिंदुत्व के वैचारिक आधार पर हुई है। शिवसेना के प्रथम परिवार के मराठा राजनीति के दिग्गज शरद पवार के साथ निजी संबंध भले ही हों, लेकिन वैचारिकता की बुनियाद में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ना तो ईंट एक है और ना ही गारा, बालू और सीमेंट की तो बात ही भूल जाइए। शिवसेना जिस अक्खड़ हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी रही है, वह भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक धारा के कहीं ज्यादा नजदीक है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका तालमेल स्वाभाविक माना जाता रहा है। जब भाजपा को नीचा दिखाने के लिए संजय राउत की पहल पर शिवसेना ने अपने ठीक उलट वैचारिक ध्रुव पर खड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से हाथ मिलाया, तो हिंदुत्व की अक्खड़ और दबंग धारा के साथ राजनीति में उभरे शिवसैनिकों को अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। उन्हें लगने लगा कि मूल वैचारिकी से उनकी दूरी उन्हें जनता की नजर में भी गिरा देगी। रही सही कसर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मंत्रिमंडल में मिली विशेष तवज्जो और मलाईदार मंत्रालयों ने पूरी कर दी। सबसे महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय एनसीपी ने अपने पास रखा। उसके एक गृह मंत्री भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं। गृह मंत्रालय हाथ में आने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अपना राजनीतिक एजेंडा ज्यादा हावी रहा। पालघर के साधुओं की हत्या का मामला हो या फिर मामूली बात के लिए केतकी चितले को जेल में डालना या फिर कंगना से प्रतिशोध लेकर उनके दफ्तर को तोड़ना, हर बार निजी एजेंडा एनसीपी का चलता नजर आया। लेकिन सरकार का प्रमुख होने की वजह से शिवसेना की विचारधारा लगातार सवालों के घेरे में रही। शरद पवार बेहद चतुर राजनेता हैं। उन्हें पता था कि गृह मंत्रालय उनके पास होने से महाराष्ट्र में असल शासन उनका चलेगा, लेकिन उससे अगर बदनामी हुई तो उसके लिए शिवसेना को जवाब देना भारी पड़ेगा। सरकार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का जनता से सीधा संवाद शायद ही रहता होगा। जाहिर है कि शिवसेना की वैचारिकी को तार तार होते देखने के बाद लोगों में भी प्रतिक्रिया होती होगी। वे अपने शिवसेना नेताओं से पूछते होंगे। इसका दबाव विधायकों पर भी होगा और जाहिर है कि वे घुटन महसूस करते रहे होंगे। इस बीच शिवसेना के विधायकों तक का अपने नेता से संवाद संपर्क लगातार कम होता चला गया। इसकी वजह से बात बढ़ती रही। ऐसी स्थिति में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक रहा। इसे भड़काने में संजय राउत की बयानबाजी ने आग में घी की तरह काम किया। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को उठाना ही था। भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है, वह समाधि लगाने या संतई करने मैदान में थोड़े है। इसलिए उसने बागी शिवसैनिकों से संपर्क किया। वैसे शिवसैनिक बरसों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जारी रिश्तों की वजह से भाजपा को अपना स्वाभाविक साथी मानते रहे हैं। वैचारिकी से भटकाव और उसके बाद शिवसेना के 2/3 विधायकों का बागी हो जाना ठाकरे परिवार के लिए संकट का संकेत भी दे रहा है। बाल ठाकरे जानते थे कि अगर सत्ता में सीधी भागीदारी करेंगे तो मातोश्री की साख कमजोर होगी, लेकिन उद्धव इसे नहीं समझ पाए। सत्ता में सीधी भागीदारी की और सलाहकार ठीक नहीं रखे, इसलिए शिवसेना में मूल विचारों से भटकाव बढ़ा और नतीजा सामने है। बेशक शिवसैनिक और बागी विधायक अब भी शिवसेना प्रमुख को अपना नेता कह रहे हैं, लेकिन यह सच है कि अब उनका वैसा रुतबा नहीं रह जाएगा जैसा मुख्यमंत्री बनने से पहले कम से कम शिवसैनिकों की नजर में था। यह मातोश्री के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। इसके बाद अगर ठाकरे परिवार के पराभव के दिन शुरू हो जाएं तो हैरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।